नमस्कार रमा जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और आपको बताना चाहूँगा कि ये पहला पॉडकास्ट है हम जो करने जा रहे हैं हमारे ज़ोन के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है आपको आमंत्रित करने में कि हमने पहली बार में एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया है जो कभी ट्रेनिंग टीम का भी पार्ट हुए करते थे और आप आज जो है सेल्स टीम का भी पार्ट है और आपने दोनों ही जगहों पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। तो ऐसे में हमें पता चला है कि जो टर्म प्लान है उनकी सेल बहुत अच्छी हो रही है आपकी ब्रांचेज़ में। तो हमने ये सोचा कि हम आपको ज़रूर आमंत्रित करें और आपसे ये जानें कि कैसे ये टर्म प्लान जो है आपके यहाँ पर इतना अच्छा बिक रहा है। तो थोड़ी और जानकारी आपसे लेंगे। तो आपको एक बार वेलकम करता हूँ रमाकांत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आशीष जी और सबसे पहले आपको नमस्कार। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी ब्रांच में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से अच्छे खासे टर्म प्लान की प्रीमियम जो है वो लॉगिन हुई है। जी, तो डेफ़िनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि टर्म प्लान पे फ़ोकस डेफ़िनेटली बहुत है हमारे ब्रांच में। और जिस तरीके से ड्राइव कंपनी ने दिया है, सीनियर्स ने दिया है, वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। और डेफ़िनेटली जो है गाइडेंस आप जैसे सीनियर्स आप हो, हमारे एचओएस सर हैं, जेडएम सर हैं, हमारे आरएम प्रकाश सर हैं, सबका समय-समय पे गाइडेंस मिलते रहता है। और टर्म प्लान बेसिकली देखिए, अगर इस पे मैं बहुत डिटेल में अगर बात करूँ, सबसे पहले तो टर्म प्लान एज़ ए प्रोडक्ट, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को जब कैटेगराइज़ करते हैं, बेसिकली ये 3-4 सेगमेंट में, टर्म, एंडोमेंट, फिर पार, नॉन पार, यूलिप, ठीक है? फिर पेंशन। तो इसमें अगर हम बात करें तो टर्म एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एज़ ए प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए इट्स अ काइंड ऑफ मोनोपोली। अगर जब हम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो डेफिनिटली हमारे पास में कॉम्पिटिशन के रूप में न केवल कॉम्पिटिशन कंपनी बट अदर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। लेकिन बिल्कुल टर्म सही कहा। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे लिए टेक्निकली मोनोपोली प्रोडक्ट है। कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी ही आपको टर्म प्लान दे सकती है। उसके बदले आप म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते या एफडी नहीं खरीद सकते। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी कि इस एक बात से रमा जी मुझे एक बात और याद आई कि हम जब आईसी 38 पढ़ते हैं तो उसमें एक सवाल आता है, बीमा का जी, कोई विकल्प नहीं है। और मेरे यस, ख्याल से ये यस। बहुत ही सत्य बात है कि बीमा का कोई विकल्प नहीं है। बाकी प्रोडक्ट के कंपैरिज़न में अगर बात करें तो इंश्योरेंस जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल सही कहा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और सेकंड लाइन में अगर चलूँ इस डिस्कशन में तो टर्म इंश्योरेंस सेल करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का सिटी हो या कोई भी कैटेगरी के मैनेजर्स हों, आज की तारीख में लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट लाइक अ टिपिकल ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो पहले हुआ करती थी कि एडवाइज़र हैं, कस्टमर के पास गए और पॉलिसी-पॉलिसी करके 4-5 बार जा कर के पॉलिसी लेके उठा के ले आए। नाउ इट इज़ काइंड ऑफ इंडस्ट्री विथ एजुकेशन जिसमें नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। क्योंकि आज टर्म के मार्केट में अगर आप बिल्कुल। एंटर करते हो और एचएनआई सेगमेंट डेफिनिटली जहाँ पर आप थोड़ा अच्छा प्रीमियम एक्सपेक्ट करते हो वो एचएनआई सेगमेंट में चले जाता है। जहाँ पर भी आप टर्म में 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख या इससे और भी ऊपर 5-10 लाख रुपए के प्रीमियम टिकट साइज़ में जाते हो, तो आपको जी। जो है वैसे कस्टमर को हैंडल करने के लिए आपको हर एक जानकारी, हर एक नॉलेज की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आपको ये सारे कैलकुलेशन आपके सारे मैनेजर और पार्टनर के पास में होने चाहिए। जहाँ पर वो कॉन्फिडेंट हों कि किसी भी क्लाइंट के सामने बैठ सकें और जो है, जो भी कॉम्पिटिशन या जो भी प्रकार का डिस्कशन है, एलिजिबिलिटी को लेकर के या फिर प्रीमियम्स को लेकर के फीचर्स को लेके, ठीक है? उन सारी चीज़ों पे वो कॉन्फिडेंटली वहाँ बैठ पाए और क्लाइंट को जो है वो सारी डिटेल्स बता पाए और सेल कर पाए। तो नॉलेज, एजुकेशन और अपडेट होना ओके। करंट उस पे बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोडक्ट की थोड़ी इन डिटेल जानकारी हमारे भी और कॉम्पिटिशन की भी, दोनों ही होनी चाहिए। जी। और एचएनआई सेगमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा नॉलेज शायद और एक लेवल ज़्यादा सा चाहिए होता है क्योंकि एचएनआई सेगमेंट के लोगों में ऑलरेडी उनकी क्वेरीज़ थोड़ी कई बार नेक्स्ट लेवल की भी हो यस, सकती है। तो यस। फिर भी अगर मैं सेगमेंट वाइज़ बात करूँ तो अभी आपने जो प्रोडक्ट बेचे हैं वो आम तौर पर वो कौन लोग हैं? वो लोग क्या करते हैं? उनका क्या काम है? आर दे बिज़नेसमैन? आर दे इन जॉब? डेफ़िनेटली इसमें सारे सेगमेंट हैं जो भी हम डिस्कशन करते हैं इसमें आपने जो बोला अमूमन बिज़नेसमैन थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है? तो एचएनआई बिज़नेसमैन हैं जो है एसएमईज़ आप बोल सकते हैं टेक्निकली एसएमईज़ काइंड ऑफ कस्टमर्स बहुत हैं जो मीडियम साइज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स होते हैं, है ना? वो हैं और कुछ एक जो है एचएनआई सर्विस क्लास जो क्लाइंट्स हैं वो भी हैं जिनको टर्म प्लान के जी। तो टर्म प्लान के लिए जो बेसिक बोलना चाहिए एलिजिबिलिटी या आवश्यकता जिनको होती है वो सारे कस्टमर को हमें ध्यान में रखना होगा। किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में ही जाने से भी कई बार बात नहीं बनती क्योंकि हमारे पास एजेंसी में एडवाइज़र सेगमेंट बड़ा जो है डाइवर्सिफ़ाइड होता है। तो एक एडवाइज़र ऐसा भी निकलेगा जो बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व करता है। कोई एडवाइज़र ऐसा भी निकलता है जो कि सर्विस क्लास को सर्व करता है। तो सबको ध्यान में रखना है। हालाँकि डिपेंड करता है कि आपके कॉल्स कहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आपके जो उस तरह के एडवाइज़र लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी में तो वहाँ से बिज़नेस आएगा।
और अगर सर्विस क्लास में भी अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो एचआरआई सर्विस क्लास के लोग हैं, वहाँ पर भी टाइम टू टाइम टर्म इंश्योरेंस को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, एलिजिबिलिटी को उनके दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे सेगमेंट हैं और एसएमईज़ पे थोड़ा ये तो फोकस बहुत ज़्यादा ही है। सुंदर बात आपने कही कि टर्म प्लान बेसिकली किसी एक सेगमेंट के लिए नहीं, ऑलमोस्ट सारे ही सेगमेंट, यस, चाहे वो एचएनआई हो, चाहे वो कोई जॉब में हो, तो हर तरह के व्यक्ति को, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, सभी को टर्म प्लान की जरूरत है। बिल्कुल सही राइट। कहा आपने। तो आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं रमाकांत जी, और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आई एम वेरी श्योर कि हम जब टर्म प्लान बेचने जाते हैं तो बहुत तरह के कई बार ऑब्जेक्शंस भी आते होंगे, और कई बार ये ऑब्जेक्शन भी आता है कि कोई कॉम्पिटिशन कंपनी शायद प्रीमियम कम ले रही है या ज़्यादा ले रही है, या कहीं पर कुछ जगहों पर फीचर्स को लेकर भी शायद कुछ कॉम्पिटिशन आती होगी। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको लग रहा है कि कस्टमर को हमारे टर्म प्लान्स के पसंद आ रहे हैं? या ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कई बार अच्छी तरह से कस्टमर को कन्विंस करने में आपको हेल्प करती हैं? डेफ़िनेटली, आपने जो बोला ना फीचर्स की ज़रूर बात होती है और वैसे तो टर्म प्लान बेसिकली अगर हम बात करें नॉर्मल टर्म प्लान पे तो इट्स अ वैनिला प्रोडक्ट बहुत बेसिक्स पे बात करें। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास सुपर टर्म प्लान जैसे एक सुपर प्रोडक्ट है, जहाँ पर बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं, जो अमूमन लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि टर्म प्लान जैसी चीज़ में हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है? और प्रीमियम हॉलिडे इस तरह के जो फीचर्स अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल क्वेश्चन्स आते हैं जो आपने बोला कॉम्पिटिशन और ये, तो वहाँ पर मेरा एक थॉट मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। लोग जनरली ये बात करते हैं कि इस कंपनी का सस्ता है, उस कंपनी का सस्ता है। तो मैं लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ कि आपने लास्ट कार या बाइक कब खरीदी थी? घर में कार या बाइक तो लोग हर 3, 4 साल, 5 साल में कहीं न कहीं खुद के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए 2-3 साल में, 4 साल में कोई न कोई चीज़ खरीदा होगा। एक ही सवाल रहता है मेरा कि क्या आपने जब बाइक खरीदी या कार खरीदी तो सबसे सस्ती वाली खरीदी थी कि सबसे अच्छी वाली खरीदी थी? वाह! तो ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। यस। जी, तो ये डेफ़िनेटली तो लोगों के लिए ये आई ओपनर है कि सस्ता खोजना कभी भी अच्छा नहीं होता, कि आप सस्ता ही खोजो। आप प्रोडक्ट के फीचर्स देखिए, प्रोडक्ट में बेनिफिट्स है वो देखिए, आप ब्रांड देखिए, आप जो है क्लेम रेशियो देखिए और क्लेम रेशियो के साथ में क्लेम का एक्सपीरियंस देखिए। हर ब्रांच का अपना क्लेम का एक्सपीरियंस है। आपको एज़ ए एडवाइज़र, एज़ ए मैनेजर आप अपने ब्रांच का भी क्लेम रेशियो लगभग या क्लेम का एक्सपीरियंस तो आपको होना चाहिए कि पिछले 6 महीने, 1 साल में लगभग कितना क्लेम जा रहे हैं, तो कितने के पेमेंट टाइम पे हो रहे हैं। हमारे पास इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे पिछले कुछ महीने के क्लेम्स जो हमने रियलाइज़ किए हैं, कोई 48 आवर में, कोई 72 आवर में हमने क्लेम्स किए हैं, वो टर्म प्लान्स के क्लेम हैं। तो ये रियल लाइफ़ जो एक्सपीरियंसेस है वो भी शेयर करना है, ना केवल बुकिश जो पेपर पे आते हैं वो ज़रूरी नहीं है। तो आपके ब्रांच में क्या हो रहा है, कितने क्लेम्स आ रहे हैं, तो क्या आप सबको दे पा रहे हैं? तो येस, हमारे ब्रांच में अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली मुझे रिजेक्शंस अभी याद भी नहीं आ रहा है कि पिछले 6-8 महीने में, 1 साल में कोई रिजेक्शंस किसी क्लेम में आए होंगे। ऑलमोस्ट सारे क्लेम्स हम दे रहे हैं। तो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस जब हम क्लाइंट से शेयर करते हैं, तो डेफ़िनेटली उसका जो है हमको बेनिफिट मिलता है और बाकी कॉम्पिटिशन ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आपको समय-समय पे उसका अपडेट होना है, जवाब देना है और दूसरी बात ये है कि आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हर एक बिज़नेस आपके पास ही आएगा। एक सच्चाई आपको ये भी जानना है कि उनके हिस्से का बिज़नेस वो भी ले जाएँगे और आपके हिस्से का बिज़नेस आपके और पास मार्केट आएगा। बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से मार्केट बहुत ये बड़ा तो है, कोई यस। मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है कि इतने कस्टमर्स हैं और हर आदमी को बीमा की ज़रूरत है। तो जी, ऐसे में जी। ये तो एक सही बात आपने कही कि हम अगर ये सोचेंगे कि हर बिज़नेस मुझे ही मिल जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। हाँ, हमको हाँ। नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ाने पड़ेंगे, लोगों से मिलते रहना पड़ेगा। सर एक पाई पाई वाला एग्ज़ाम्पल हम हमेशा शेयर करते हैं कि पाई का एक हिस्सा आपके पास है। मान लीजिए एक पाई है एक शेप में, उसका आपके पास में सर्टेन 25%, 20%, 10% आप हिस्सा जो है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। तो आप उसी पर्टिकुलर केक या पाई का ही अगर हिस्सा आप बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये टफ होगा। लेकिन अगर आप ये कोशिश करो कि वो जो ओवरऑल जो पाई है या ओवरऑल जो यूनिवर्स है आप वो बड़ा उसको हो जाए, बढ़ाओ। केक बड़ा हो जाए। मतलब हाँ, केक आपका बड़ा हो तो जाए तो सबके हिस्से में डेफ़िनेटली बड़ा आएगा। आपका पोर्शन हाँ, तो आपका पोर्शन अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो माइंडसेट थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है कि आप केवल उसी चीज़ पे मत फ़ोकस कीजिए कि वो टाटा वाले ने वो उसको दिया तो ये हुआ। आप दूसरे कस्टमर के पास जाइए। मार्केट बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत अपॉर्च्युनिटी टर्म में। तो अगर आप मार्केट को बढ़ाएँगे तो डेफ़िनेटली आपको प्रीमियम आएँगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से नमा जी, आपने ये बहुत ही सुंदर बात कही कि हम केक का साइज़ अगर बढ़ाएँगे, पाई का साइज़ अगर बढ़ाएँगे, तो सबके हिस्से में उसमें से बड़ा हिस्सा आएगा और अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी है। तो जैसे कि हमने चर्चा की कि टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है, हर सेगमेंट के लिए ये होना चाहिए। फिर हमने ये भी बात की कि बहुत तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्शन हमने बात की कि प्रीमियम को लेकर आता है, और आपने बड़ा ही सुंदर बात कही कि आप सस्ता खरीदना चाहते हैं, अच्छा खरीदना चाहते हैं। लोग हमेशा अच्छा खरीदने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में थोड़ा कॉम्पिटिटिव रेट मिल जाए, तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत हो सकता है आप प्रीमियम थोड़ा-सा ज़्यादा दें कहीं पर 2-4 हज़ार रुपए, लेकिन उसके बदले में उसकी जो वर्थ है, वो ये है कि आपको वो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको सर्विसेज़ ज़्यादा अच्छी मिल रही है, आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा मिल रहा है, और साथ में कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट में, जो हो सकता है कि शायद किसी सस्ते प्रोडक्ट में अवेलेबल ना हो।
यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, लोग एक चीज़ और कई बार कहते हैं, वो ये कि टर्म प्लान में अलग-अलग तरह के टर्म प्लान हैं, जैसे कि एक टर्म प्लान जो है जिसमें डेथ पे ही पैसा मिलता है, मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं होता, और एक टर्म प्लान ऐसा भी है जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी मिलता है। और उसके अलावा ऐसे भी कुछ टर्म प्लान है जहाँ पर सिर्फ़ इनकम आती है, डेथ होने पे लमसम की जगह राइट। इनकम मिलती है। तो आप क्या कहते हैं कि हमें किस तरह के व्यक्ति को कौन-सा वाला इसमें से इन तीनों में से कौन-सा वाला ऑप्शन किस व्यक्ति को हमको सजेस्ट करना चाहिए? या उसकी कैसी नीड हो तो उसको ये सजेस्ट किया जाए? आपने जो सवाल पूछा है, इसके आंसर जो है डिपेंड करते हैं क्लाइंट के प्रोफाइल पे। वैसे सबसे अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की हम बात करें, जो अमूमन लोग खरीदते हैं, तो लमसम पे ही बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोकस होता है और लोग लमसम ही ज़्यादा अभी फ़िलहाल लेते हैं। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट की बात करो एक्चुअली नीड बेस्ड सेलिंग की, तो शायद केवल वही ज़रूरी नहीं है कि आप लमसम बेनिफिट ही बेचो, क्योंकि लमसम जो पैसा मिलता है, वो कई प्रकार की लायबिलिटीज़ और इमीडिएट रिक्वायरमेंट पे यूज़ होता है। तो एक जो इनकम वाला बेनिफिट है, ठीक है? जो डेट पे मिलता है प्लस इनकम दोनों मिलता है, वो रहे तो बेस्ट है, जो हम अपने सुपर टर्म प्लान में दे सकते हैं एज़ एन ऑप्शन। या अगर आप स्टैंड अलोन भी इनकम वाले टर्म प्लान अगर आप लेते हो, इनकम बेनिफिट वाले, तो भी अच्छा है। तो ये हमें देखना होगा कि आपके बिहाफ़ में आपकी फैमिली को उनका एक इनकम भी कंटिन्यू रहे, तो इनकम इंश्योरेंस जिसको हम बोल सकते हैं या सैलरी का इंश्योरेंस, इस तरीके से हम प्रोजेक्ट करें, तो शायद हम ऐड ऑन करके भी टर्म प्लान दे सकते हैं। तो उसकी भी ज़रूरत है और हर एक फैमिली को ज़रूरत है। क्योंकि लमसम जब पैसा मिलता है ना, वो उसी रूप में उपयोग नहीं होता जिस रूप में पॉलिसी को लेने वाला सोच के रखा रहता है। आज अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास अगर 5 करोड़ रुपए का टर्म प्लान है और मेरे डेथ होने के बाद मेरी वाइफ इसको ऐसे-ऐसे यूज़ करेगी, तो शायद वो ऐसा नहीं होता कि उस समय हो सकता है वो उसकी यूज़ कुछ डिफरेंट हो जाए। या कई बारी क्या होता है कि थोड़ा-सा अ, काइंड ऑफ डिफरेंट यूज़ और मिसयूज़ भी बोल सकते हो। फंड का कई बार हो जाता है, फैमिली में और भी लोग होते हैं। तो जो हमारा पर्पज़ होता है ना कि मेरा इनकम का रिप्लेसमेंट हो, कि मैं सर्टेन इनकम अगर महीने में फैमिली को दे रहा हूँ, तो वो इनकम रिप्लेस हो और एक्ज़ैक्टली सेम इनकम आती रहे। तो इनकम बेनिफिट टर्म प्लान इज़ आल्सो दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि वो भी होना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक इनकम को सिक्योर करता है। एट लीस्ट एक्सपेंसेस को तो मैच करे, इनकम को ना भी करे। तो अगर किसी आदमी की 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस की को मैच इनकम करे। है और 60-70 हज़ार रुपए खर्चे हैं, 50,000 रुपए, तो उतने तो कम से कम उसके परिवार को अगले 20 साल तक आने चाहिए। तो इसको भी अगर ध्यान में रखें, तो बहुत अच्छा है क्योंकि इमीडिएट वाले जो क्लेम है, वो बेसिकली लायबिलिटीज़ वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। तो थोड़ा-सा जितना चाहिए होता है, उतना फैमिली के पास कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो उसकी भी ज़रूरत है। एक थोड़ा-सा इसमें आगे बढ़े, जैसे आपने कहा कि इनकम पे हम बात करें तो इनकम वाला भी कहीं पर ज़रूरत पड़ती है। मैं इस पे एक छोटी-सी चीज़ और आपसे यहाँ पे ऐड करता हूँ, जो मुझे शायद याद आई आपकी बात से। वो ये कि हम ये देखेंगे कि हमारे इंडियन परिवारों में ऐसे बहुत सारे परिवार आज भी हैं, जहाँ पर सैलरी क्लास है, तो इसलिए फिक्स इनकम अपनी पत्नी को देने की आदत है कि मैं महीने का एक खर्चा जो है वो फिक्स पैसा देता हूँ, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जो भी खर्चा है। और मेरी पत्नी को भी उस परिवार को उस मंथली इनकम से मैनेज करने की आदत है। और बहुत सारी हाउसवाइफ, हम लोग सभी लोग एजुकेटेड है, हाउसवाइफ भी एजुकेटेड है, लेकिन जब बात आती है फाइनेंशियली एजुकेटेड होने की, तो वहां पर शायद हो सकता है कि आप बहुत जगह देखेंगे यस, ऐसे भी परिवार है कि पत्नी जो है उनका एटीएम भी पति ही ऑपरेट करते हैं, उनका बैंक अकाउंट भी पति ही संभालते हैं, उनको फाइनेंशियली उतनी जानकारी नहीं है। अब ऐसे परिवारों में कल को अगर किसी ऐसी महिला के पास में 5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया चला गया, तो शायद वो ये नहीं समझ पाएगी कि इस पैसे का मैं उपयोग कैसे करूंगी। अगर आज ही हम अपनी हाउसवाइफ पत्नियों से अगर कभी पूछ ले कि आपको 5 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करेंगे अगला कदम? तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई स्ट्रैटेजी अभी उनके पास में होगी। नहीं, तो ऐसे बिल्कुल। में मंथली इनकम की अगर आदत है तो मंथली इनकम ही मिलती रहे, तो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और लमसम के साथ में मंथली इनकम हो जाए, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि डेथ पे 2-3 करोड़ रुपया लमसम मिल गया पत्नी को और आगे 10 सालों तक, 15 सालों तक एक मंथली इनकम भी आती रहे। यस, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बात कही आपने और यस, जी, यही है। बहुत ज़रूरी जी, है कि इनकम प्रोडक्ट जी, पे भी हम इनकम वाले टर्म प्लान पे भी ध्यान दें। जी, जी। जी। तो रमा जी, एक आखिरी सवाल पे आता हूँ। वो ये कि हमने टर्म प्लान पे चर्चा की, हम ये भी कह रहे हैं कि इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ऐसे में कई बार एक सवाल और लोगों के मन में आता है, क्योंकि अब इंटरनेट का दौर है और हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। और ऐसे में कई बार एक जो सवाल मार्केट से निकल के आता है वो ये कि साहब मैं तो ऑनलाइन जाकर खुद ही इंश्योरेंस खरीद लेता हूँ किसी वेबसाइट पे जाके, या आजकल बहुत तरह की कंपटीशन वेबसाइट्स भी अवेलेबल है। तो ऐसे में एक एजेंट के माध्यम से बीमा लेने में और एक ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदने में, इन दोनों में कौन सा बेहतर है और क्या कारण है कि हमें एक एजेंट के माध्यम से, एक एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्लानर के माध्यम से इसे खरीदना चाहिए? तो इस पे आपका क्या विचार है?
लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले लोगों को ये समझने की जरूरत है कि लाइफ इंश्योरेंस इज ए वेरी वेरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट। आपके जीवन का सबसे अधिक वैल्यूएबल कोई प्रोडक्ट होगा तो लाइफ इंश्योरेंस होगा। इससे बड़ा वैल्यूएबल कुछ नहीं हो सकता है। आप कितनी महंगी चीज खरीद लें, सबसे महंग सबसे जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो लाइफ इंश्योरेंस है। और कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ठीक है, उसको मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सोच समझ के कहाँ से कैसे खरीदना है उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। तो उससे पहले मैं मतलब कस्टमर से पूछता हूँ या पूछना चाहिए लोगों को कि सर आपने लास्ट ऐसा कोई बहुत बड़ा अवेलेबल प्रोडक्ट अदर देन मोबाइल, कपड़ा या ग्रोसरी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम को छोड़ करके कोई बहुत ही वेल्युएबल प्रोडक्ट, या सिंपल एग्जांपल लो कि कोई बाइक या कार भी आपने ऑनलाइन खरीदी है क्या लास्ट? तो आंसर नो होगा। ऑनलाइन आप चाहो तो खरीद सकते हो, कुछ एक जगह में आप अवेलेबल है। छोटी-मोटी चीज़ें ऑनलाइन खरीद सकते हो, लेकिन जहाँ वैल्यू बढ़ हाँ, जाती है, वहाँ पर आपको देख-भाल के खरीदना पड़ेगा उसको। हाँ, यस सर, बिल्कुल। तो आप जब कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ खरीदते हो ना, तो आप चाहते हो कि वो जो है वो फिज़िकली आप किसी ऐसी जगह से खरीदो जहाँ पर कल को कोई ग्रीवेंसेस आए या कोई तकलीफ हो, तो आप वहाँ पे जा करके आप डिस्कशन कर पाओ और उसको रिज़ॉल्व करा पाओ, ठीक है? बिल्कुल सही कहा। तो वैसे ही वैल्यूएबल चीज़ें जब आप खरीदते हो ना, तो ऑनलाइन में खरीदना कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन में फिर आपको फ़ॉलो अप करना, उसको ट्रैक करना और वो थोड़ा तकलीफ वाला काम हो जाता है ना? उसमें उतना आसान नहीं होता है। नॉर्मल क्या कपड़े-वपड़े मतलब में ये अपन भी हो कर सकता देते है हैं। रमाकांत जी ये भी हो सकता है कि जो खरीदने वाला है वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बाद का व्यक्ति जो है, अब टर्म प्लान में तो बंदा चला गया है जिसने सब खरीदा था ऑनलाइन, वो जी, बड़ा जी, उसी पे आने वाले थे। जी, जी, वो बड़ा ही इंटरनेट फ्रेंडली था, वो बड़ा ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली था, तो उसने तो जाके जी। ऑनलाइन खरीद लिया। लेकिन अब जब क्लेम की बारी आई है तो मालूम पड़ा कि परिवार में किसी को जानकारी नहीं है कि इसको अब क्लेम कैसे करते हैं या ये यस, कैसे यस, इसकी यस, मदद ली जाए। तो मेरे ख्याल से यस, उस यस। केस में भी एजेंट बड़ा ज़रूरी हो जाता है। यस, तो डेफिनेटली जो क्लेम की आपने बात करी, तो क्लेम के लिए कोई ना कोई फिजिकली एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर पाए, आपकी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। और ये बाकी जितने भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, जितने भी प्रोडक्ट, वो सब प्रोडक्ट वन टाइम परचेज होते हैं, वन टाइम। और लाइफ इंश्योरेंस एक 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर एक लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है। वो आज का नहीं कि आप आज आपने खरीद लिया तो हो गया आपका काम। अभी आपको इसको हो सकता है 10-20 साल आप प्रीमियम भरोगे और 40 से 50 साल या 10, 20, 30, 50 साल आप इसकी सर्विसेज लोगे। तो इतने लंबे समय तक सर्विस लेने के लिए, उतने लंबे समय तक उस जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका होना बहुत ज़रूरी है। आप उतने सिक्योरिटी के साथ कर सको। तो लाइफ इंश्योरेंस जब हम खरीदते हैं तो 100% मैं तो ये बोलूँगा कि ना केवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ ब्रांच की भी बात नहीं करूँगा। मैं पर्टिकुलरली चूँकि डीएसएफ में हूँ इसलिए ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनिटली अगर आप टर्म प्लान खरीद रहे हो, तो पक्का आप किसी एडवाइज़र से खरीदिए। किसी एडवाइजर से खरीदिए जो आपके शहर का व्यक्ति हो, जिसे आप जानते हो, जो 4-5 साल से कम जानते हो, आपके पहचान का हो। कल को ताकि आपको कुछ हो जाए, तो वो खुद से आपके परिवार के पास जाए और आपके परिवार को हेल्प करके जो है वो क्लेम को निकाले। और क्लेम करवाने में हालाँकि क्लेम तो डेफ़िनिटली लोगों को मिलता है, बट जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो एडवाइज़र हैं, जो मैनेजर है, उनका भी रोल बहुत अहम होता है। इट डिपेंड करता है जब सर्विसेज़ की टाइम आती है तो। तो डेफ़िनिटली जो है ब्रांच से लेना चाहिए, ऑनलाइन को अवॉइड करना चाहिए टर्म प्लान पे स्पेशली। बहुत ही सुंदर बात कही रमा जी आपने। तो मैं इस बात में और एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ जो मेरे को आपसे बात करते-करते अचानक से याद आई। वो ये कि इवन टर्म प्लान में भी पहले जो टर्म प्लान जैसे आपने कहा प्लेन वैनिला टर्म प्लान है तो कोई बात नहीं कि चलो मैंने खरीद लिया। पर अब जिस तरह के फीचर्स हैं और जिस तरह की नीड्स लोगों की चेंज होती जा रही है, तो इसके अनुसार शायद एक फाइनेंशियल प्लानर इसलिए भी ज़रूरी है कि वो सही ऑप्शन दिखा सके। आप देखिए यस, ना यस, इवन यस। टर्म प्लान खरीदने में भी लोग गलती कर जाते हैं। किसी ने ऐसा टर्म प्लान खरीद लिया जो उसको इंक्रीजिंग कवर चाहिए था उसने नहीं खरीदा, या उस व्यक्ति ने उसको इनकम वाला टर्म प्लान चाहिए था उसने लमसम वाला खरीद लिया, या उस व्यक्ति को आरओपी की जरूरत ही नहीं थी उसने आरओपी वाला खरीद लिया, या किसी को आरओपी वाले की जरूरत थी उसने बिना आरओपी वाला खरीद लिया। तो वैरायटी भी बहुत बहुत है, नीड भी बहुत है। एंड ऑफ कोर्स क्लेम के टाइम पे भी एक एजेंट जो मदद कर सकता है, तो वो मदद शायद ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, कंपनी आज भी क्लेम सारी पे करती है, बट एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, आपको सपोर्ट कर सके। और मेरे ख्याल से फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी चीज है कि जिस तरह से हर व्यक्ति के पास में एक फैमिली डॉक्टर होता है, जिस तरह से हर व्यक्ति के पास में एक फैमिली एडवोकेट होता है आमतौर पे, तो उसी तरह से एक फाइनेंशियल प्लानर भी एक ऐसा फाइनेंशियल प्लानर है फैमिली के पास में, मुझे लगता है होना चाहिए। क्योंकि जो आपको इस पूरी जर्नी में, लाइफ की इस पूरी जर्नी में आपके जितने भी पड़ाव आ रहे हैं, उन सारे ही पड़ावों में आपको मदद कर सके। यस। तो रमा जी मैं आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका समय निकालने के लिए, और आपने बहुत ही वंडरफुल इंसाइट्स हमारे साथ में शेयर की है। और मैं जरूर आपको ये भी शुभकामनाएं दूंगा कि आप जो टर्म प्लान में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं इस महीने में, आप इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और थैंक यू ताकि आशीष सर। आपके द्वारा जो इंस्पिरेशन है वो हमारे बाकी लोगों को भी मिले, और हम सब मिलकर इस जोन को, हमारे रीजन को साथ में ग्रो करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा लास्ट में बिफोर क्लोजिंग। जी। टर्म प्लान में गवर्नमेंट का बहुत शानदार, बहुत बड़ा इनिशिएटिव आया है, जीएसटी वाला, जी। जो कि अभी जी। हमको और हेल्प करेगा।
तो जी, जीएसटी जो वेव हो गया है टर्म प्लान पे 0 जीएसटी हो गया है, तो नॉर्मल टर्म प्लान में 18% या आरओपी में 4.5%, देन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 2.25%। ये जो बहुत बड़ा एक कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ लोड था, स्पेशली टर्म प्लान के प्रीमियम पे, वो चीज़ अब कम हो गई है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि एज़ ए इंडस्ट्री, एज़ ए कंपनी हम सब के लिए टर्म प्लान सेल करना और भी ईज़ी होगा और पहले की तुलना में हम और ज़्यादा सेल कर सकते हैं। बाकी थैंक यू क्या सो बात कही मच। आपने, आपके साथ क्या बात डिस्कशन कही। बहुत ही शानदार रहा। जी, जी। तो थैंक्स अ आपने लॉट। बहुत अच्छी बात ये कह दी कि जीएसटी के चेंजेस भी आ गए हैं। जो भी लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जीएसटी जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से हटा लिया गया है। इसका कारण ये भी है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग जो है वो इंश्योरेंस खरीदें, टर्म प्लान यस, खरीदें, और 2047 तक गवर्नमेंट ने ये मिशन लिया हुआ है आईआरडीए के साथ में कि हम लोग सारे ही इंडिया को जो है वो टर्म प्लान या प्रोडक्ट के माध्यम से, इंश्योरेंस के माध्यम से हम उनको कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल सही बात कही रमा जी आपने। एक आखिरी बात हमारे व्यूवर्स के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको 2 ऑप्शन है खरीदने के लिए। एक ये कि कोई चीज़ ज़रूरी है या कोई चीज़ सही है। तो जो चीज़ सही है, वो तो आपको खरीदनी ही चाहिए। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है, वो आपको पहले खरीदनी चाहिए। तो लाइफ़ इंश्योरेंस जो है, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप याद रखिएगा, सबसे पहले लाइफ़ इंश्योरेंस और उसके बाद में आप ज़रूर सारी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। इसी के साथ मैं रमा जी को धन्यवाद करता हूँ और हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो रमा जी मच। फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स अ थैंक लॉट। यू। थैंक यू।